हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बीए थर्ड ईयर जियोग्राफी के पेपर पहले के इस वीडियो के अंदर, जिसमें कि हम जो पहला विषय है पर थर्ड ईयर के अंदर वो है पारदेशिक भूगोल, यानी विश्व के भूगोल से संबंधित हमारा पाठ्यक्रम रहने वाला है। और इसमें लगभग प्रश्न मैंने बहुत सारे करवा दिए हैं। तो अब हम निम्नात्मक बड़े वाले प्रश्न करते हैं और छोटे शॉर्ट्स नोट्स में हम करते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए नोट्स बनाकर लेकर आया हूँ और इस शॉर्ट्स के अंदर अब मैं आपको केवल इससे 2 प्रश्न आपको कवर करवा दूंगा। ठीक है, जो प्रश्न डायरेक्ट परीक्षा में आते हैं। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है दोस्तों। तो आपको पता है कि 1.5 घंटे में 50% पेपर करना है और उसी 50% में हमें इतना अच्छा लिखना पड़ेगा कि जो है नंबर पूरे के पूरे मिल सके। इसलिए मैं आपके लिए शॉर्ट्स में नोट्स लेकर आता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी है। जो कम चीज़ें पढ़ो आप, वो आपके लिए काम आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इसकी PDF वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से, जो उसकी लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जो कि लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यूट्यूब पर चैनल सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के जो वीडियो के अंदर हम 2 प्रश्न लेने वाले हैं, तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है परिभाषा की दृष्टि से, और इनमें एक ना एक प्रश्न आप दोनों में से एक आएगा। ठीक है, निम्नात्मक प्रश्न के अंदर। तो सबसे पहला एक प्रश्न है प्रदेश परिभाषा विशेषता और सामान्य वर्गीकरण, यानी कि प्रदेश के बारे में पढ़ने वाले हैं पहला प्रश्न के रूप में। और दूसरा प्रश्न हमारे सामने आने वाला है कि भौगोलिक प्रदेश। ठीक है, भौगोलिक प्रदेश अर्थ लक्षण और विशेषताएं। दोनों प्रश्न बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे हैं और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप सीरीज वगैरह पढ़ेंगे तो आपको समझने में भी दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं आपके लिए शॉर्ट पे नोट लेकर आया हूँ जो आपके काम आने वाले हैं। तो चलिए 1 मिनट शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं कि प्रदेश शब्द क्या है और इसकी परिभाषा क्या होती है, विशेषताएं इसकी क्या होती है और इसका सामान्य वर्गीकरण। यानी कि निम्नात्मक प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो ऐसे ही पूछा जाएगा कि प्रदेश क्या है, प्रदेश की मुख्य विशेषता क्या है और इसका वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न निम्नात्मक आ सकता है प्रदेश के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रदेश के बारे में। तो सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी है कि प्रदेश यानी प्रदेश क्या होता है, इसकी परिभाषा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रदेश के अंदर आपको हेडिंग के अंदर लिखना है कि प्रादेशिक भूगोल का उद्देश्य मानवीय क्रियाकलापों का विस्तृत अध्ययन करना है। प्रदेश एवं विश्व एक ही अवधारणा होती है। ठीक है, यानी कि प्रदेश को हम विश्व कह सकते हैं, और जैसे जिसके माध्यम से संपूर्ण विश्व में अलग अलग स्थानों से अलग अलग स्थानों एवं वातावरणों का अध्ययन किया जा सकता है, यानी सरल हो पाया है। ठीक है, इसका मतलब ये है, यानी प्रदेश हम विश्व के रूप में हम देख सकते हैं प्रदेश को, और इसी के माध्यम से हम पूरी जो इस अलग अलग स्थान है और जो अलग अलग वातावरण है दुनिया के अंदर, उसका अध्ययन कर सकते हैं प्रदेश की मदद से। ठीक है, ये तो इसका बेसिक सा आप सामान्य परिचय कह सकते हैं। असली परिभाषा तो अब आएगी। ठीक है, अगर निम्नात्मक प्रश्न आता है तो दोस्तों आपको जो मैं बता रहा हूँ उन पॉइंट्स के अलावा भी कुछ चीज़ें लिखनी होती है। ठीक है, अगर मैं इतना सा मान लीजिए मैंने 2 पेज का ये प्रश्न बताया तो आपको 4 पेज भरने पड़ते हैं, तो इसमें से आपको कुछ अपना भी ऐड करना होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके आसपास चलकर। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले इसकी जो हम लेते हैं अर्थ एवं परिभाषा। ठीक है, तो अर्थ एवं परिभाषा के अंदर वह क्षेत्रीय इकाई जिसमें कई तत्वों की एक रूपता या लक्षणों की समानता होती है। यानी कि प्रदेश की, अब वैसे तो हम परिभाषा यही पिछली बार भी हमने यही पढ़ा था कि वह क्षेत्रीय इकाई जिसमें कई तत्वों की एक रूपता या लक्षणों की समानता होती है और जो प्रत्येक दूसरे प्रदेश से भिन्न हो, प्रदेश से भौगोलिक चिंतन का मूल आधार है। ठीक है, यानी कि इसकी परिभाषा यही है कि वह क्षेत्रीय इकाई होती है जिसमें कि कई तत्व होते हैं, उसकी या तो एक रूपता होती है, समानता होती है, लक्षण की समानता पाई जाती है, और प्रत्येक एक प्रदेश जो होता है वो प्रत्येक दूसरे प्रदेश से भिन्न होता है, यानी लक्षणों से भाई विशेषताओं में। ठीक है, तो एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से भिन्न होता है और ये भौगोलिक चिंतन का मूल आधार कौन है, प्रदेश है। ठीक है, ये इसकी अर्थ एवं परिभाषा हो गई है बेसिकली। अब हम 2-3 जो विद्वान है उसके हिसाब से देखते हैं, क्योंकि प्रश्न में अगर हम विद्वानों का नाम लिखेंगे तो हमें ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला विद्वान है G.T. रैनर। G.T. रैनर ने कहा है कि जो प्रदेश होता है वो शुद्ध अस्तित्व होता है और जो अपने पड़ोसियों से प्राकृतिक व सांस्कृतिक विविधता रखते हैं। ठीक है, अब पड़ोसी जो मतलब पड़ोसी, इसका मतलब ये नहीं घर परिवार, पड़ोसी मतलब वह प्रदेश शुद्ध अस्तित्व होता है जो दूसरा पड़ोसी प्रदेश होता है उससे प्राकृतिक और सांस्कृतिक विविधता रखते हैं, यानी कि अलग पहचान रखते हैं। ये कौन कहता है, ये G.T. रैनर कहता है। फिर अगला जो विद्वान है वो है लेविस ममफोर्ड। अब लेविस ममफोर्ड ने क्या कहा है, जो गांव व राज्य से बड़ा और छोटा हो सकता है तथा महाद्वीप हो सकता है, यानी कि ऐसा महाद्वीप आप कह लीजिए लेविस ममफोर्ड के शब्दों में कि ऐसा महाद्वीप जो गांव या राज्य से बड़ा हो सकता है या छोटा भी हो सकता है, उसको हम कह सकते हैं क्या कहते हैं, प्रदेश कह सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कि जो बलास्य होता है, ये बलास्य क्या नाम है इसका, वीडी बलास्य कुछ ऐसा नाम है इसका। तो इसके अनुसार इसने कहा है कि प्रदेश
प्राकृतिक वस्तुओं को कृत्रिम विधि से मानव द्वारा उपयोग में लाया जाता है। यानी कि प्रदेश एक प्राकृतिक चीज़ होती है बलासे के अनुसार, उसको अब मानव है जो अपनी कृत्रिम विधियों द्वारा अपने उपयोग में लाने योग्य बनाता है। ठीक है, ये बलासे का कहना है। अब ये तो परिभाषा हो गई है, इसका सामान्य अर्थ हो गया। अब एक हेडिंग, अगली हेडिंग आपको लगानी है कि प्रदेश का समानार्थी अर्थ, यानी कि प्रदेश के और कौन कौन से अर्थ है। अब इनमें से 1 नंबर का प्रश्न बनता है कि प्रदेश के समानार्थी अर्थों को बताइए। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे मैंने 3-4 शब्द ले रखे हैं, ये समानार्थी अर्थ है। अब आप चाहे तो अगर निम्नात्मक प्रश्न में पूछे तो आपको इनका इसके अंदर थोड़ी थोड़ी व्याख्या करनी है। तो जैसे सबसे पहले इसका समानार्थी अर्थ होता है लैंड। लैंड यानी प्रदेश होता है, भूभाग होता है। उसके बाद लैंड शेप और लैंड कुंड है। ठीक है, ये कुंड है, कुंड। तो लैंड शेप और लैंड कुंड, ये 3 समानार्थी शब्द और भी है, मगर 3 काफ़ी है। ठीक है, तो अब हम एक एक में आपको थोड़ी थोड़ी व्याख्या कर देता हूँ कि लैंड क्या होता है। तो लैंड शब्द का उपयोग हम ऐसे विशिष्ट क्षेत्र के लिए करते हैं जो अपनी सीमाओं को दर्शाता है। अब जो अपनी सीमा जिसकी निश्चित होती है उसको हम लैंड कह सकते हैं। जैसे कि कोई जिला हो गया, राज्य हो गया, गांव हो गया। ठीक है, तो उनमें क्या है कि सीमा निश्चित की होती है, तो उसको हम लैंड कहते हैं। ठीक है, और फिर हम अगली परिभाषा देखते हैं कि लैंड शेप क्या होता है। तो लैंड शेप के अनुसार जो है ये कोई जर्मनी का शब्द होता है। ठीक है, और ये किसी कृषि क्षेत्र को इंगित करता है जो वैज्ञानिक रूप से परिभाषित होती है। यानी कि इसके अंदर हम कृषि चीज़ें सम्मिलित की हुई है, जैसे चाय की खेती। ठीक है, तो वो जो भाग होता है उसको हम कहते हैं लैंड शेप। ठीक है, फिर तीसरी परिभाषा हम देखते हैं कि लैंड कुंडे क्या होता है। ठीक है, अब लैंड कुंडे जो है वो वैज्ञानिक रूप से परिभाषित कृषि प्रदेश लैंड शेप के वर्णन की विधि है। ठीक है, अब ये इसके वर्णन की विधि क्या कहती है, लैंड कुंड कहलाती है। ठीक है, तो ये 3 समानार्थी शब्द हमने देख लिए। फिर आगे देखते हैं कि प्रदेशों का वर्गीकरण। अगली हेडिंग क्या है, प्रदेशों का वर्गीकरण। प्रदेशों का वर्गीकरण हम 2 आधार पर कर सकते हैं, एक तो राजनीतिक प्रदेश और एक भौगोलिक प्रदेश। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रदेशों का वर्गीकरण कितने भागों में कर सकते हैं, तो 2 भागों में, राजनीतिक और भौगोलिक। अब इसके अलावा भी कुछ सामान्य प्रादेशिक वर्गीकरण हम कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रदेश होते हैं भूगोल के अंदर, जैसे सामान्य प्रदेश, विशिष्ट प्रदेश, स्वरूपीय प्रदेश, कर्मोपलक्षी प्रदेश, नगर प्रदेश, नियोजन प्रदेश, प्राकृतिक प्रदेश और भौगोलिक प्रदेश। यानी कि 8 प्रकार के अन्य प्रदेश होते हैं, इसका विवरण हो सकता है। अब आप चाहे तो इनके अंदर एक एक करके 2-2 3-3 लाइनों की व्याख्या लिख सकते हैं। जैसे सामान्य प्रदेश क्या होता है कि भू सतह पर जो सभी प्रकार तत्व सरल रूप में पाए जाते हैं तो उसको सामान्य प्रदेश कहते हैं। विशिष्ट प्रदेश जिसमें कोई तत्व विशिष्ट रूप में पाया जाता है। स्वरूपीय प्रदेश जिसका कोई स्वरूप खास होता है। ठीक है, इस प्रकार आप अपनी हिसाब से परिभाषा लिख सकते हैं। जैसे कर्मोपलक्षी प्रदेश, अब जिस कोई कार्य के आधार पर किसी प्रदेश का गठन किया जाता है। ठीक है, उस प्रकार। और इसके प्राकृतिक प्रदेश और जो प्रकृति से बने हुए होते हैं। भौगोलिक प्रदेश, जो भौगोलिक प्रदेश में आप देख लीजिए, भौगोलिक प्रदेश के इतने उप विभाग है, यानी उपभाग है। जैसे भौगोलिक प्रदेश का पहला उप विभाग है कि उच्चावत भी होता है, जलवायु, वनस्पति, आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, ये इतने प्रकार के भौगोलिक प्रदेश के उप विभाग है। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं कि प्रदेश की विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, प्रदेश की विशेषताएं भी हमसे पूछी जा सकती है लघुतरात्मक प्रश्नों के अंदर, या अति लघुतरात्मक में, या फिर निम्नात्मक में, तो आपको लिखना ही है। तो प्रदेश की विशेषता पहली है कि प्रदेश एक दूसरे से भिन्न होता है। यानी कि एक जो प्रदेश होता है वो हमेशा दूसरे प्रदेश से भिन्न होगा, न कि समानता रखता है। ठीक है, समानता नहीं रखेगा, भिन्न होगा। और दूसरी विशेषता है कि प्रदेश त्रिविम होता है, त्रिविम होता है। ठीक है, प्रदेश। और तीसरी विशेषता है कि अपने आप में अनूठा क्षेत्र है प्रदेश। प्रदेश अपने आप में क्या होता है, अनूठा क्षेत्र होता है। और चौथी विशेषता होती है कि से संगत तत्वों की संयोजन होता है। इसके अंदर सभी प्रकार के तत्व है वो मिले जुले होते हैं। ठीक है, प्रदेश के अंदर। फिर है इसके गुण क्षेत्र से प्रभावित होते हैं, यानी कि किसी क्षेत्र से प्रदेश के गुण प्रभावित हो सकते हैं। और इसकी छठी विशेषता है कि उपवर्गीकरण होता है। इसके अंदर उपवर्गीकरण भी हो सकता है, जैसे अभी हमने पढ़ा ना उपवर्गीकरण ये वाले, जैसे ऊंचावत, जलवायु, वनस्पति, इसके अनुसार मतलब इसकी विशेषता है कि इसके अंदर उपवर्गीकरण भी हो सकता है। अब इसकी जो निष्कर्ष की बात आती है कि निष्कर्ष क्या निकला जा सकता है, तो निष्कर्ष आपको इन्हीं में से छांट कर लिख लेना है अपने हिसाब से, कि हमें स्पष्ट कर दिया है, उपयुक्त जो व्याख्या से स्पष्ट है कि प्रदेश की संकल्पना के आधार पर पृथ्वी में ये है वो है। ठीक है, तो 2-3 बातें निष्कर्ष में भी आपको लिख लेनी है। ठीक है, तो चलिए ये प्रश्न अपना कंप्लीट हो गया प्रदेश के बारे में। उम्मीद है कि प्रदेश शब्द आपको समझ में आ गया होगा। अब एक प्रश्न और ले लेते हैं साथ में कि भौगोलिक प्रदेश क्या होता है, इसके अर्थ, लक्षण और विशेषताएं क्या है। ठीक है, ये ज़्यादा प्रश्न बड़ा नहीं है दोस्तों, केवल 1 पेज आप मान सकते हैं। ठीक है, निम्नात्मक में आपको अगर प्रश्न बाई चांस पूछ ले तो आपको प्रश्न करके आना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो सबसे हम पहले देखते हैं कि भौगोलिक प्रदेश का अर्थ क्या होता है।
तो भौगोलिक प्रदेश ऐसी क्षेत्रीय इकाई जिसमें भौतिक या प्राकृतिक या सांस्कृतिक दोनों प्रकार के तत्वों की समानता होती है। दोनों प्रकार यानी भौगोलिक और सांस्कृतिक या प्राकृतिक। अब जैसे मान लीजिए कि कृषि प्रदेश होता है, विनिर्माण प्रदेश, पशुचारण प्रदेश, ठीक है। अब इनके अंदर समानता होती है कि भाई इसके मान लीजिए पशुचारण की बात ले लेते हैं, तो पशुचारण के प्रदेश होते हैं, उसके अंदर यही समानता होती है कि यहाँ पे भाई सभी जगह घास होती है, यहाँ पे पशु चराए जा सकते हैं। इस प्रदेश की ये विशेषता हो गई, ये एक अर्थ हो गया इसका, ठीक है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं भौगोलिक प्रदेश के, देखिए लक्षणों की बात करते हैं तो 3-4 लक्षण होते हैं इसके। तो पहला होता है अपरिवर्तनशील, यानी कि ये जो भौगोलिक प्रदेश होता है वो अपरिवर्तनशील होता है और एक ही राजनीतिक प्रदेश में अनेक भौगोलिक प्रदेश आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अब राजनीतिक प्रदेश जो होता है उसकी सीमाएं बदलती रहती हैं, यानी कि हम उसकी सीमा बदल सकते हैं राजनीतिक प्रदेश की, जबकि जो भौगोलिक प्रदेश होता है उसकी हम सीमा नहीं बदल सकते। वो जो विशेषता होती है वो उसके अंदर अपरिवर्तनशील, ये इसका एक लक्षण है। फिर दूसरी विशेषता है कि दो भौगोलिक प्रदेश अचानक अलग नहीं हो सकते, दूरी के अनुसार परिवर्तन होता है। अब मान लीजिए कि दो भौगोलिक प्रदेश है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अब ऐसा नहीं कि यहाँ से एकदम इसके अंदर चले जाएंगे तो ये प्रदेश चेंज हो जाएगा, एकदम प्रदेश चेंज नहीं होता कोई भी। तो वो कैसे चेंज होता है कि मान लीजिए हम यहाँ से थोड़ी दूर बाद जाएंगे तो इसके अंदर धीरे धीरे चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो दो भौगोलिक प्रदेश है वो अचानक अलग नहीं होते या अचानक उनमें बदलाव नहीं होता है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे उनके अंदर परिवर्तन होता जाएगा, लक्षणों में परिवर्तन होता जाएगा। समझे आप मेरी बात को। फिर एक विशेषता यह है कि इसे कई उप विभागों में भी बांटा जा सकता है। उप विभाग जैसे कि भाई रहन सहन के हिसाब से, खान पान के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से, ठीक है। तो इसके उप विभाग भी हो सकते हैं भौगोलिक प्रदेश के, ठीक है। तो ये इसके लक्षण हो गए। और अब देखते हैं कि इसके निर्धारण की विधियाँ कौन कौन सी होती है भौगोलिक प्रदेश के अंदर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले हम बहुत सारे वैज्ञानिकों ने या विद्वानों ने इसके निर्धारण की विधियाँ प्रस्तुत की, जैसे कार्ल ट्राग ने की थी, कोपेन ने, वेबल ने, ठीक है। इस प्रकार बहुत सारे नाम है। तो हमें केवल और केवल कोपेन को याद रख लेना है। जो कोपेन है इसने विश्व की जलवायु प्रदेशों को 5 भागों में विभक्त किया। अब ये कोपेन वाला जो टॉपिक है दोस्तों वो हमारे राजस्थान जीके के अंदर भी लगता है। अगर आप राजस्थान जीके में जलवायु वाला टॉपिक पढ़ा है आपने तो आपको पता होगा कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण कितना इंपॉर्टेंट है और इससे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो अब ये कोपेन का वर्गीकरण है दोस्तों, आपको गौर से पढ़ लेना है ताकि कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं तो भी आपके काम आ जाए। तो कोपेन ने विश्व की जलवायु प्रदेशों को 5 भागों में विभक्त किया। अब 5 भागों में इसने बांटा है जलवायु को। तो ये देखिए यहाँ पे इसने अंग्रेजी में बड़े बड़े अक्षरों को लिख लिया है। तो जिस ABCDE इन्होंने 5 को ले लिया, ठीक है। तो अब ए का मतलब इसने दिया उष्णकटिबंधीय जलवायु, बी का मतलब दिया इसने शुष्क जलवायु, सी का मतलब मध्यतापीय जलवायु और डी का मतलब अल्पतापीय जलवायु और ई का मतलब ध्रुवीय जलवायु, ठीक है। तो इसने ये 5 भाग दिए हैं। अब इसने फिर से इन 5 भाग है इसको अलग अलग भागों में बांटा है, पाँचों को। जैसे इन 5 समूह को पुनः मौसमी आधार पर उपवर्गों में बांटा है। तो जैसे ए लिया इसने तो ए को फिर से 5 भागों में बांटा, जैसे AS, AW, AF, AM, इस प्रकार इसका वर्गीकरण होता है, ठीक है। फिर मान लीजिए बी लेते हैं यहाँ से, तो BSR, BW, BFW, जैसे कोई मान लीजिए जलवायु होता है उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु, तो उसको लेंगे। उष्णकटिबंधीय को क्या बांटा इसने, 1 मिनट। तो यहाँ पे इसने उष्णकटिबंधीय को बांटा ए। तो सबसे पहले हम लेंगे ए, उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु कहा उसने, तो उष्णकटिबंधीय इसने लिया उस शुष्क जलवायु, तो AWS, ठीक है। ये इसका वर्गीकरण हो गया। इस प्रकार इसने वर्गीकरण किया है। तो ये देखिए यहाँ पे इसका मतलब भी दे रखा है कि एस का मतलब अर्ध शुष्क होता है यानी स्टेपी तुल्य, फिर W का मतलब शुष्क जलवायु, फिर F का मतलब आर्द्र जलवायु और M का मतलब मानसूनी वर्षा जलवायु, ठीक है। तो ये इसने 4 उपविभाग भी प्रत्येक विभाग के बांटे, जैसे A के 4, B के 4, इस प्रकार इसने सभी को बांटा है। तो ये इसका कोपेन का जलवायु वर्गीकरण हो गया। और यहाँ पे देखिए विश्व को कोपेन के अगर जलवायु वर्गीकरण के हिसाब से विश्व का मानचित्र देखें तो यहाँ पे पूरा ये देख रखा है कि भाई ये शुष्क जलवायु प्रदेश है और यहाँ पे ये देखिए ये वाला जो है वो आर्द्र जलवायु प्रदेश है। इस प्रकार इसने वर्गीकरण किया है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज जो मैंने 2 प्रश्न किए हैं और प्रश्न अगर परीक्षा में आ जाए तो आप छोड़ के नहीं आना है और जैसा जैसा मैंने बताया वैसा करने आना है। तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने अगर वीडियो पूरा देखा है या नहीं देखा है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।